हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। जैसे कि आप स्लाइड को देखकर समझ गए होंगे कि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन एस्पिरेंट्स की, उन कैंडिडेट्स की जो एयरफोर्स के XY एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और उन सभी लोगों को ये मालूम भी हो गया होगा कि एयरफोर्स की जो डेट्स थी, जो पेंडिंग में पड़ी हुई थी, उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया था। अब उन एग्ज़ाम्स की डेट्स डिक्लेयर कर दी गई हैं। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम्स 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में फिनिश कर दिए जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो 4 नवंबर से एग्ज़ाम्स की शुरुआत हो जाएगी और आपके एग्ज़ाम्स 8 नवंबर तक चलेंगे। तो आप अपना एग्ज़ाम चेक कर सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जिनके चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं एग्ज़ाम्स में आने के। आपको पता है एयरफोर्स के एग्ज़ाम की जब हम बात करते हैं वहाँ पर इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा लार्ज है। 20 मार्क्स की इंग्लिश वहाँ पर आती है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पोर्शन होता है। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी विराम ना दीजिएगा, आप अपनी तैयारी करते रहें। बहुत ही अच्छा मौका आपके पास है एक जॉब सिक्योर करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा और वो सभी क्वेश्चंस बेस्ड होंगे एरर्स के। तो एरर्स को किस प्रकार से आपको टैकल करना है और किस प्रकार के एरर्स आपके लिए एग्जाम्स में आ सकते हैं, ये सारी बातें हम देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए दे दिए जाते हैं, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है। तो आप अपना टाइम लीजिएगा और चेक कीजिए कि आपको क्वेश्चंस को टैकल करना आ रहा है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी पूरी कोशिश की होगी। अब हम पढ़ते हैं आपके लिए सेंटेंस और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है, उसमें किस पार्ट में एरर है। तो सेंटेंस लिखा हुआ है कि इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी विल हैव सक्सीडेड। देखिए, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में होता क्या है कि देखिए यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, जब भी आपको इफ वाला जो पोर्शन है, इफ वाला जो क्लॉज है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में मिल जाता है। बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल पेशेंस के साथ में चीज़ों को समझना है। जब भी आपको इफ वाला जो क्लॉज है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में मिल जाता है, तो आपका जो अगला वाला जो क्लॉज है उसको हमेशा आपको लिखना होता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, आपका एरर कभी गलत नहीं होगा। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर जो एरर बनता है आपका, इस विल को हटा करके आपको लिखना होगा वुड हैव। ठीक है, तो हैव तो ऑलरेडी वहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो एरर है आपका सी पार्ट में एरर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिस बुक कंप्राइजेस ऑफ मैनी डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस। आप अपनी कोशिश करिए, मैं आपको कुछ सेकेंड्स का टाइम देता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपने कोशिश की होगी। दिस बुक कंप्राइजेस ऑफ मैनी डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस। तो इस क्वेश्चन का कुछ सेंस जो है वो इस प्रकार बनता है कि इस किताब में बहुत सारी डिफिकल्ट एक्सरसाइजेज हैं। तो जब भी आप कंप्राइज का यूज़ करते हैं वहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना होता है। तो आपका जो एरर है वो इस बी पार्ट में एरर है, आपको यहाँ पर ऑफ को रिमूव करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप अपना टाइम लीजिए और चेक कीजिएगा कि आपसे एरर बनता है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए, नो सूनर डिड ही रीच द एयरपोर्ट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। इस क्वेश्चन का जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस प्रकार कहता है कि उसे
पहुंचते हुए कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था कि बारिश शुरू हो गई, यानी कि जब वो पहुंचा ही नहीं था कि बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पर दो क्लॉजेस की कंपैरिजन यहाँ पर किया जा रहा है। जब भी आपको नो सूनर से सेंटेंस स्टार्टिंग अगर आपको मिल जाता है, नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होते हुए आपको मिल जाता है, तो आपको क्या करना है, जो अगला वाला जो क्लॉज है, जैसे कि आप देख रहे हो व्हेन से आगे वाले सेंटेंस को जोड़ा गया है, तो नो सूनर को देखते ही आपको ये देखना है कि जो अगला वाला जो क्लॉज है वहां पर कंजंक्शन क्या लगा हुआ है। इस व्हेन को रिमूव करके आपको यहां पर लिखना होगा THAN, देन, और THAN ही लिखना है। ध्यान दीजिएगा इस बात का, THEN नहीं लिखना है। तो आपका एरर यहाँ पर सी पार्ट में एरर है, व्हेन को रिमूव करके आपको देन का यूज करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आप अपना टाइम लीजिएगा। चलिए उम्मीद करता हूं आपने कोशिश की होगी। पढ़ता हूं इस सेंटेंस को आपके लिए। आई डिड नॉट नो टू स्पीक इंग्लिश, सो आई डिड नॉट गेट द जॉब। इस सेंटेंस का जो सेंस है वो इस प्रकार बनता है कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था, इसलिए मुझे वो जॉब नहीं मिली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, सीखना क्या है। जब भी नो के साथ में दूसरी वर्ब कभी भी आती है तो आपको नो के बाद में टू इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करना है, बल्कि टू की जगह पर आपको यूज़ करना होगा हाउ टू का। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं आपके एग्जाम पे आने के। तो इस बात का विशेष ध्यान आप रखिएगा कि नो के बाद में जब भी कोई सेकंड वर्ब आ रही है तब आप हमेशा हाउ टू का इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप अपनी कोशिश जरूर करें। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। शी एक्यूज्ड मी फॉर स्टीलिंग हर पर्स फ्रॉम द बेडरूम। इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो इस प्रकार से निकलता है कि उसने मुझ पर आरोप लगाया अपने पर्स चोरी करने का बेडरूम से। यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात जो है वो ये है कि एक्यूज्ड के साथ में हमेशा जो प्रपोजिशन आप लगाते हैं वह आप ऑफ का यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ नहीं करते हैं। तो एक्यूज के साथ में जो प्रपोजिशन आप लगाते हैं ऑफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एरर जो है वो प्रपोजिशन का एरर है और आपका एरर बी पार्ट में है, आपको फॉर को हटा करके ऑफ का यूज़ करना होगा। आगे चलते हैं। आगे इस सेंटेंस को दिया गया है तो आप अपनी कोशिश जरूर करें। चलिए इसका आंसर हम जान लेते हैं। इट हैज़ बीन 6 months सिंस वी हैव सेलिब्रेटेड हर बर्थडे इन दिस अपार्टमेंट। इस सेंटेंस का जो मतलब है वो इस प्रकार निकलता है कि 6 महीने हो गए हैं हमें उसका बर्थडे सेलिब्रेट किए हुए इस अपार्टमेंट में। इस प्रकार से कभी भी सेंटेंस आपको मिल जाता है। पहला क्लॉज यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में आपको मिल जाता है और सेंटेंस को सिंस से जोड़ा जाता है, तो आपको एक बात याद जो रखनी है वो ये है कि सिंस के बाद जो आने वाला सेंटेंस है हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो एरर है इस हैव को आपको रिमूव करना है और बाकी का जो पूरा सेंटेंस है वो सही है। तो इस प्रकार से ये जो एरर है बी पार्ट में आपका एरर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो इन प्रकार के क्वेश्चंस का आने के चांसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करके ज़रूर जाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा आप ट्राई करके देखें एक बार। चलिए आंसर जान लेते हैं इसका। एवरीबडी सेज दैट ही रिजेंबल्स टू हिज डिसीज्ड फादर। तो देखिए सेंटेंस का जो मीनिंग है वो इस प्रकार निकलता है कि हर कोई कहता है कि उसकी शक्ल, देखिए रिजेंबल का मतलब होता है शक्लों का मिलना, ही रिजेंबल्स टू हिज डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक,
जो मर गया है उसको बोलते हैं डिसीज्ड। तो हर कोई ये कहता है कि उसकी शक्ल उसके मृत पिता से मिलती है। तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है कि रिजेंबल के साथ में आप किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करते, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो यहाँ आपको टू को रिमूव करना होगा और यही इस पार्ट का एरर है। पार्ट बी में इसका एरर है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ट्राई करके आप देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है आपके लिए। यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम, ही इज सीनियर देन यू। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, जरा कोशिश करिए कि आपने क्या ऑप्शन टिक किया है। देखिए समझिएगा इस बात को, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम, तो मैं उसकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ही इज सीनियर देन यू, आपको हमेशा याद क्या करना है, आपको क्या याद रखना है कि सीनियर की बाद में जो प्रपोजिशन है वो टू आप यूज करते हैं। और सिर्फ सीनियर नहीं, इस प्रकार के 12 कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद में आपको हमेशा टू ही यूज करना है। जैसे कुछ शब्द हैं जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनके बाद में आप टू का इस्तेमाल करते हैं, देन का यूज नहीं करते। तो यहां से आपको इस देन को रिमूव करना है और टू लिखना है, तभी ये क्वेश्चन सही होगा। तो इसका जो एरर है वो सी पार्ट में इसका एरर है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है। जरा आप ट्राई कीजिए कि 9वां क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है, क्या आप इसमें एरर फाइंड करने के सक्षम हैं या नहीं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं, आपने जरूर ट्राई कीजिए होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आई कैन से फॉर श्योर, मैं पक्का ये कह सकता हूं, ही इज इनफ रिच टू बाय वॉट एवर ही नीड्स। देखिए एरर क्या है यहाँ पर, जब भी आप रिच या फिर किसी भी एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं इनफ के साथ, तो इनफ जो है अपने आप में एक एडवर्ब भी है और एक एडजेक्टिव भी है। जब आप इनफ के साथ में नाउन का यूज करते हैं तो आप नाउन से पहले इनफ को लिखते हैं, लेकिन जब आप इनफ के साथ में एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो उस एडजेक्टिव को इनफ के सामने यानी कि इनफ के पहले उसको लिखा जाता है। तो जो यहाँ पर जो रिच लिखा हुआ है वो इनफ से पहले लिखा जाएगा, ना कि बाद में। तो एरर आपका यही है कि इस रिच की जो पोजीशन है वो गलत है, इस रिच को आपको लिखना होगा इस इनफ से पहले। तो आपका एरर जो है बी पार्ट में है। आपका क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। माई फादर इज यूज्ड टू रीड अ न्यूज़पेपर एवरी डे। इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो है ये कि मेरे पिताजी जो हैं उनको आदत है हर रोज अखबार पढ़ने की। एक यूज्ड टू का यूज करते हैं मॉडल ऑफ की तरह पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए, लेकिन एक बात यहाँ पर जो आपको सीखनी है वो ये है कि यूज्ड टू का यूज अगर आपको बी की फॉर्म के साथ में मिल जाता है, बी की फॉर्म से मेरा मतलब है इज एम आर, आपको कभी भी यूज्ड टू का यूज इज एम आर के साथ में मिल जाता है तो आपको हमेशा आने वाली जो वर्ब है, जैसे यहाँ पर रीड लिखा हुआ है वहां पर उसको आईएनजी फॉर्म में या मैं कहूँ जेरेंट फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ पर जो एरर है आपका बी पार्ट में है, रीड की जगह आपको लिखना होगा रीडिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस थे और इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज़रूर करके जाएं। एक बात यहाँ पर मैं और कहना चाहूँगा कि देखिए एयरफोर्स के जो एग्ज़ाम हैं एक्स वाई से रिलेटेड, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पैसेज आता है 5 मार्क्स का, 5 नंबर का वहाँ पर पैसेज आपको दिया जाता है और उस पोर्शन को आप हमेशा छोड़कर आ जाते हैं और वहीं से हमारे मार्क्स जो है कम रह जाते हैं। तो आपको इस बात की भी टेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे और प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको द हिंदू के 86 सेशंस मिल जाएंगे। आपको रीडिंग करना आ जाएगा, आपको पैराग्राफ को समझना आ जाएगा अगर आप
उनमें से 50% आर्टिकल्स को, उन सेशंस को आप कर लेते हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए डेवलप हो जाएगी। उसके बाद में आपको पैसेज को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारे प्लेलिस्ट में आपके लिए ईडियम्स भी दिए गए हैं। ईडियम्स और फ्रेजेस की वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपके लिए ईडियम्स को डिस्कस किया है। आप ईडियम्स की वीडियोस को भी जाकर के चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभकारी रही होगी, यूजफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।